Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 22nd June 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also download May 2021 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is about coal sector in Assam, and this topic is important from our syllabus paper 6 Assam economy point of view. थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं. देखिए, पिछले साल जून महीने में ही, यानी कि लगभग अभी से एक साल पहले, कई सारे इलीगल माइनिंग के केसेस, इलीगल कोल माइनिंग के केसेस निकल के आ रहे थे नियर दिहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. तो आपको पता है कि दिहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास में फिर दिहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व्स हैं, और उससे लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पे सलीकी प्रोपोज्ड फॉरेस्ट रिजर्व्स हैं. और सलीकी प्रोपोज्ड रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे इलीगल कोल माइनिंग के केसेस निकल के आ रहे थे. एक कंपनी है हमारे नॉर्थ ईस्ट में ऑपरेट करती है, कोल माइनिंग का काम करती है, जिसका नाम है नॉर्थ ईस्टर्न कोल फील्ड. इट इज़ ए यूनिट ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड. इसी कंपनी द्वारा माइनिंग की जा रही थी सलेकी प्रोपोज्ड रिजर्व फॉरेस्ट में. और जब ये प्रोटेस्ट होना शुरू हुआ, जब ये मैटर सामने आया, पब्लिक डोमेन में आया, तो उसके बाद से इस नॉर्थ ईस्टर्न कोल फील्ड्स ने, NEC ने, अपने तमाम माइनिंग के ऑपरेशंस को एक बार के लिए रोक दिया. तो मुद्दा ये है कि पिछले साल से ही बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ प्रोटेस्ट गोइंग ऑन अक्रॉस असम, द कंपनीज एक्टिविटीज़ इनसाइड दिहिंग पटकाई फॉरेस्ट रिजर्व रिगार्डिंग कोल माइनिंग वाज स्टॉप्ड कंप्लीटली. तो इस कारण से कोल प्रोडक्शन हमारे स्टेट में काफ़ी हद तक कम हो गया था. तो अब इसी कॉन्टेक्स्ट में ये करंट न्यूज़ है. हमारे चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा साहब ने NEC के ऑफिसर से मीटिंग की इन तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि वहीं पे इनका ऑफिस है एट मार्गरीटा. और फिर इस मीटिंग के बाद सरकार ने फैसला लिया है कि कोल प्रोडक्शन को वापस से स्टार्ट किया जाएगा इन असम इन ऑर्डर टू मीट आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट. जो भी ज़रूरतें हैं, जो भी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए नॉर्म्स को फॉलो करना है, वो किया जाएगा, लेकिन साथ ही साथ कोल प्रोडक्शन को रीस्टार्ट किया जाएगा इन द नियर बाई एरियाज़. इसी कॉन्टेक्स्ट में फिर चीफ मिनिस्टर साहब ने बताया कि देखिए, हमारे स्टेट के अंदर कोल रिजर्व बहुत ज़्यादा है. इट इज़ समवेयर क्लोज टू 525 मिलियन टन्स, लेकिन अभी तक हमने बस लगभग 17 to 18 मिलियन टन्स ही कोल को एक्सट्रैक्ट किया है. मतलब बहुत सारा अभी भी पोटेंशियल हमारे पास बाकी है. और अगर हमारे अपने स्टेट की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को हमें पुश देना है, तो फिर हमें पावर प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना होगा. और पावर प्रोडक्शन के लिए तो देखिए, अभी भी सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स कोल ही है. इनफैक्ट 55% ऑफ द पावर कम्स फ्रॉम कोल सोर्सेज. तो कोल प्रोडक्शन तो अभी हमें करना ही होगा. और इसी कारण से अब चीफ मिनिस्टर साहब ने फैसला लिया है कि ये जो यूनिट बंद पड़ा था नियर दिहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको वापस से रिवाइव किया जाएगा. और जहाँ जहाँ पे भी कोल प्रोडक्शन की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको रिवाइव किया जाएगा, लेकिन इन्वायरमेंटल नॉर्म्स को फॉलो करते हुए. और इसी के लिए फिर एक मीटिंग की जाएगी अगले महीने. ये मीटिंग जो होगी, इट विल बी अ ट्राईपार्टेट मीटिंग. 3 अलग अलग मिनिस्टर्स की मुलाकात होगी. असम सरकार, यानी कि उस चीफ मिनिस्टर ऑफ असम विल रिप्रेजेंट, एंड ही विल बी मीटिंग विथ यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल एंड मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट. और वहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा कि कैसे कोल माइनिंग को वापस से रिज्यूम किया जाए इन द स्टेट ऑफ असम. तो अगले महीने क्या होगा, कोल माइनिंग को फिर से अप्रूवल मिलता है कि नहीं मिलता है, वापस से कोल माइनिंग को पुराने लेवल पे लाया जाता है कि नहीं लाया जाता है, वो अगले महीने की ट्राईपार्टेट मीटिंग के बाद पता चलेगा. बट फॉर द टाइम बीइंग इतना तो तय है कि द गवर्नमेंट इज़ नाउ विलिंग टू इंक्रीज कोल प्रोडक्शन इन असम. अभी के लिए देख लेते हैं कोल से रिलेटेड, आसाम के अंदर कोल से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उनको एक बार देख लिया जाए. तो देखिए, कोल की अगर हिस्ट्री देखी जाए, कोल प्रोडक्शन की अगर हिस्ट्री देखी जाए आसाम में, तो ब्रिटिशर्स के टाइम में ही कोल को डिस्कवर कर लिया गया था आसाम के अंदर. इनफैक्ट 1825 में लखीमपुर में एक गजट पब्लिश कराया था उस टाइम के ब्रिटिश लेफ्टिनेंट विलॉक ने. सबसे पहले कोल पाया गया था. इस गजट में बताया गया कि कोल हैज़ बिन फाउंड नियर दिसांग रिवर
नियर बोरहट टाउन। तो यह है दिसांग रिवर, ध्यान से देखिए, दिसांग इज ए लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी ऑफ दिहिंग रिवर। यह है दिसांग, दिसांग रिवर, इट इज अ लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी ऑफ दिहिंग रिवर एंड दिहिंग फाइनली इज अ लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। तो दिसांग रिवर के पास जगह है बोरहट, बोरहट टाउन के पास यहाँ पे कुछ कोल पाया गया था सबसे पहले इन 1825 बाय ब्रिटिशर लेफ्टिनेंट विलॉक। तो ये लेफ्टिनेंट विलॉक का नाम भी याद रखना है, एपीएससी पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। तो 1825 में कोल मिलने के बाद भी इसका बहुत हद तक कॉमर्शियल प्रोडक्शन नहीं किया जा सका, लेकिन बाद में जब 1881 में असम रेलवे एंड ट्रेडिंग कंपनी ने यहाँ पे रेलवे लाइंस बिछाने शुरू किए, उसके बाद से कॉमर्शियल माइनिंग ने पेस पिकअप किया असम के अंदर, क्योंकि ट्रेन की मदद से, रेलवे लाइन के ऊपर चलने वाली ट्रेनों की मदद से फिर ये जो कोल बनाया जा रहा था, यहाँ पे कोल माइनिंग से कोल निकाला जा रहा था, दैट कुड बी ट्रांसपोर्टेड टू कोलकाता, जहाँ पे इंडस्ट्रीज थी और उस इंडस्ट्रीज में इन कोल का इस्तेमाल किया जा सकता था। और इसके साथ ही द कॉमर्शियल कोल माइनिंग फर्स्ट स्टार्टेड एट माकूम कोल फील्ड नियर मार्गरीटा। तो ध्यान रखना 1825 में भले कोल हमें मिला यहाँ पे था शिव सागर के पास, लेकिन 50 साल और बीत गए कॉमर्शियल प्रोडक्शन होने से पहले। तो लगभग 1881 में जब यहाँ पे रेलवे लाइन बिछाए गए, तब तक हमें माकूम कोल फील्ड भी मिल चुका था तिनसुकिया में, अपर असम में। और फिर सबसे पहले कॉमर्शियल माइनिंग, लार्ज स्केल में कॉमर्शियल पर्पस के लिए माइनिंग यहीं से शुरू हुई, माकूम कोल फील्ड से नियर मार्गरीटा इन तिनसुकिया, और फिर यहाँ से रेलवे लाइन की मदद से इसको कोलकाता तक ट्रांसपोर्ट किया गया। अगर दो सबसे इंपॉर्टेंट कोल फील्ड्स की बात की जाए असम के अंदर, तो वो है माकूम कोल फील्ड्स, यहाँ देखिए माकूम कोल फील्ड्स इन तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट। उसके अलावा जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कोल फील्ड है वो है दिल्ली जयपुर कोल फील्ड। ये जो दिल्ली जयपुर कोल फील्ड है, इट इज़ पार्टली इन डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट एंड पार्टली इन शिवसागर डिस्ट्रिक्ट। तो ये दोनों कोल फील्ड का नाम आपको जरूर याद रखना है असम के अंदर। अगर ओवरऑल कोल डिपॉजिट्स की बात की जाए पूरे इंडिया में, तो सबसे ज़्यादा कोल डिपॉजिट्स आपको दो स्टेट्स में मिलेंगे, झारखंड और उड़ीसा। अगर टॉप 6 स्टेट्स की बात कर ली जाए, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, तो इंडिया का लगभग 98% कोल रिजर्व्स तो इन्हीं 6 स्टेट्स में पाए जाता है। अगर सिर्फ उड़ीसा और झारखंड की बात की जाए, तो 50% से ज़्यादा इंडिया का कोल उड़ीसा और झारखंड में ही पाया जाता है। उसमें अकेले झारखंड के पास 25.88% इंडिया का कोल रिजर्व है। और झारखंड, ध्यान से समझिए इस बात को, झारखंड के पास सबसे ज़्यादा कोल रिजर्व्स है, प्लस झारखंड इज ऑल्सो लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। तो दोनों अलग अलग चीज़ें, कोल रिजर्व होने का मतलब ये नहीं है कि वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट भी बन जाए, बट फॉर द टाइम बीइंग झारखंड इज हैविंग लार्जेस्ट कोल प्रूवन कोल रिजर्व्स, प्लस इट इज ऑल्सो लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। अगर असम की बात की जाए, तो असम कम्स एट रैंक 12। अगर हमारे स्टेट की बात की जाए, तो यहाँ पे देखिए असम है। और जैसा कि चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि हमारे स्टेट के अंदर जो प्रूवन रिजर्व्स हैं, दे आर समवेयर क्लोज टू 525 मिलियन टन्स। और वहीं पे अगर झारखंड की बात की जाए, तो उसके पास है लगभग 83,000 मिलियन टन्स ऑफ कोल रिजर्व्स। हमारा रैंकिंग 12वें नंबर पे आता है असम का। अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बात की जाए, तो असम की रैंकिंग दूसरे नंबर पे आती है, पहले नंबर पे मेघालय। और मेघालय की भी रैंकिंग पूरे इंडिया भर में 11वें नंबर पे आती है। तो नॉर्थ ईस्ट में मेघालय और असम बिल्कुल आसपास में है, लेकिन मेघालय से थोड़ा सा कम प्रूवन कोल रिजर्व है असम के पास। अगर कोल फॉर्मेशंस की अब बात की जाए कि कोल किस तरह से बनता है, तो देखिए जो भी डेड प्लांट्स या ट्री होते हैं, वो धीरे धीरे उनके जो फॉसिल्स होते हैं वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये तो बात आप जानते ही होंगे कि डेड एनिमल्स, डेड फिशेस, उनके जो फॉसिल्स हैं वो क्रूड ऑयल में कन्वर्ट होते हैं, जबकि जो डेड प्लांट्स हैं, डेड ट्रीज हैं, उनके फॉसिल्स या डेड ऑर्गेनिक रिमेन्स दे गेट कन्वर्टेड इनटू कोल। तो सबसे पहले ये मान लीजिए कि डेड प्लांट्स हैं, व्हेन दे डाई they get accumulated and over a period of time they convert into a kind of coal, the lowest grade coal known as peat। वो सबसे घटिया या सबसे कम या ख़राब क्वालिटी का कोल होता है, क्योंकि इसके अंदर कार्बन कंटेंट सबसे कम होता है, सल्फर या मॉइस्चर ज़्यादा होता है, जिस कारण से इसको जलाने पे बहुत ज़्यादा हीट नहीं निकलेगा, जबकि पॉल्यूशन ज़्यादा होगा। तो सबसे लो कैटेगरी का कोल होता है पीट।
अगर इसको और छोड़ दिया जाए तो धीरे धीरे ये ज़मीन के नीचे धंसने लगेगा। क्यों? क्योंकि ये पुराना होने लगेगा, इसके ऊपर और भी नई अलग अलग जगहों से मिट्टी आने लगेगी, ऊपर ट्रीज वगैरह बढ़ आ जाएंगे, और ये कोल जब नीचे जाने लगेगा, धंसने लगेगा, तो इट विल बी सब्जेक्टेड टू प्रेशर एंड टेम्परेचर। इस प्रोसेस को कहा जाता है कॉम्पैक्शन प्रोसेस। इसको जब दबाव मिलेगा, धक्का दिया जाएगा, कॉम्पैक्ट किया जाएगा, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दिस पीट विल गेट कन्वर्ट इनटू अ न्यू काइंड ऑफ कोल नोन एज लिग्नाइट, विच इज अ बेटर क्वालिटी कोल एज कंपेयर्ड टू पीट। तो पीट से बेहतर होता है, इसके अंदर मॉइस्चर कम होगा, कार्बन कंटेंट ज़्यादा होगा, और इस कारण से ये पीट से तो थोड़ा बेहतर हीट प्रोड्यूस करेगा और कम पॉल्यूशन प्रोड्यूस करेगा। अगर इसको और टाइम छोड़ दिया जाए, लिग्नाइट को और भी छोड़ दिया जाए, तो ये और धीरे धीरे नीचे जाता जाएगा, ऊपर और ज़्यादा लेयरिंग्स इकट्ठा होने लगेंगी, और ज़्यादा इसके ऊपर दबाव बनेगा। सो फर्दर कॉम्पैक्शन प्रोसेस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ अ बेटर, इवन बेटर क्वालिटी ऑफ कोल नोन एज ब्यूटीमिनस कोल। तो ध्यान से समझिए, इतना सारा कोल था, जब ऊपर से दबाव पड़ा तो यही कोल दबाव में आकर के थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हुआ और लिग्नाइट बना। इस पे और दबाव दिया जाएगा तो ये ब्यूटीमिनस बन जाएगा, एकदम हार्ड ब्यूटीमिनस कोल। दैट इज इवन बेटर। इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट कम होता है, मॉइस्चर कंटेंट कम होने के कारण ये आराम से जलता है और ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। और ज़्यादा प्रेशर दे दिया जाए एकदम नीचे वाले साइड में, तो फिर वो कोल एंथ्रासाइट कोल होता है, सबसे टफेस्ट कोल होता है, सबसे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, उसके अंदर मॉइस्चर या बाकी सारी इम्प्यूरिटी सबसे कम होते हैं। तो मुद्दा ये है कि सबसे टॉप लेयर पे आपको पीट मिलेगा, यही पीट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा नीचे जाता जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर और भी ज़्यादा सॉइल वगैरह प्लांट्स इकट्ठा होने लगेंगे। तो ये पीट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम लिग्नाइट में कन्वर्ट होगा, यही लिग्नाइट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ब्यूटिमिनस में कन्वर्ट होगा, यही ब्यूटिमिनस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एंथ्रासाइट में कन्वर्ट होगा। मतलब सारा मुद्दा जो है वो टाइम का है। जितना पुराना कोल उतना बेहतर क्वालिटी का कोल, जितना ज़्यादा एज होगा कोल का उतना ही समझो कि वो हायर क्वालिटी का होगा। अगर कम एज का कोल होगा तो इट विल बी लाइक पीट या फिर लिग्नाइट, उससे थोड़ा ज़्यादा एज का होगा तो ब्यूटिमिनस, अगर बहुत पुराना कोल होगा तो इट विल बी ऑफ एंथ्रासाइट टाइप। तो इस तरीके से ये पीट है, प्रेशर बनाया, हीट बनाया तो लिग्नाइट में कन्वर्ट हुआ, लिग्नाइट में प्रेशर और हीट दिया तो ब्यूटिमिनस में कन्वर्ट हुआ, और ब्यूटिमिनस को और ज़्यादा हीट और प्रेशर दिया तो एंथ्रासाइट में कन्वर्ट हुआ। तो ये हीट और प्रेशर इसलिए बढ़ता है क्योंकि ये कोल नीचे जाते लगता है, और नीचे क्यों जाता है? बिकॉज ऑफ एज। ज़्यादा टाइम दिया जाएगा तो ये कोल जो है अपने आप ये नीचे जाने लगेगा, नीचे वाले लेयर में इसकी एज बढ़ेगी, तो एंड इट विल टर्न इनटू अ बेटर क्वालिटी कोल, एंड एंथ्रासाइट इज़ द बेस्ट क्वालिटी कोल। लेकिन एंथ्रासाइट का इस्तेमाल ज़्यादातर कॉमर्शियल पर्पस के लिए नहीं किया जाता है, क्योंकि ये बहुत कम अमाउंट में मिलता है पूरे दुनिया भर में, और इस कारण से बहुत कॉस्टली होता है, और इसको कॉमर्शियल पर्पस से इस्तेमाल करने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा। इसलिए इंडस्ट्री वगैरह में ज़्यादातर ये ब्यूटिमिनस कोल का इस्तेमाल किया जाता है इन ऑर्डर टू हैव बेस्ट इकोनॉमिक बेनिफिट, क्योंकि बहुत महंगा सामान इस्तेमाल करके कोई फ़ायदा नहीं है ना, कॉमर्शियली ये वाइबल नहीं हो पाता है एंथ्रासाइट को यूज़ करना। सो कॉमर्शियली सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला कोल है ब्यूटिमिनस। अगर इंडिया के अंदर कोल फील्ड्स की बात की जाए तो इंडिया के जो सेंट्रल इंडिया के कोल फील्ड्स हैं, जैसे कि उड़ीसा के, झारखंड के, वेस्ट बंगाल के, द सेंट्रल इंडिया कोल फील्ड्स, इनको कहा जाता है गोंडवाना कोल्ड फील्ड्स, गोंडवाना कोल फील्ड्स। और ये जो कोल फील्ड्स हैं ये लगभग 200 मिलियन ईयर्स ओल्ड हैं, और इसी कारण से यहाँ पे जो कोयला मिलता है वो ब्यूटिमिनस टाइप है। अगर इसको और छोड़ दिया जाए, लगभग 100-125 मिलियन ईयर्स और छोड़ दिया जाए, तो यही एंथ्रासाइट में भी कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए तो ये ब्यूटिमिनस स्टेज में है। वही अगर नॉर्थ ईस्ट के कोल की बात की जाए तो नॉर्थ ईस्ट के कोल जो है दे बिलोंग टू टर्शियरी एज। ये जो गोंडवाना एज है ये लगभग, गोंडवाना एज मतलब 200 मिलियन ईयर ओल्ड, तो ये काफ़ी पुराना, इसलिए ब्यूटिमिनस एज में इसको और छोड़ दिया जाए तो ये एंथ्रासाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। जबकि नॉर्थ ईस्ट वाले जो कोल हैं ये रिलेटिवली यंग हैं, और इनका जो एज है इसको कहा जाता है टर्शियरी एज, और यानी कि यहाँ के जो कोल फील्ड्स हैं दे आर टर्शियरी एज कोल फील्ड्स, जो सिर्फ 55 मिलियन ईयर्स ओल्ड हैं। और चूँकि ये यंग है इसी कारण से दे आर मोस्टली ऑफ लिग्नाइट टाइप, कुछ तो इसमें पीट टाइप भी हैं, बहुत बहुत मतलब ख़राब क्वालिटी के, लेकिन मोस्ट ऑफ देम आर ऑफ लिग्नाइट टाइप। तो आसाम में मिलने वाले या मेघालय में मिलने वाले कोल जो हैं दे आर ऑफ लिग्नाइट टाइप, दे आर फ्रॉम टर्शियरी एज। जबकि सेंट्रल इंडिया में मिलने वाले कोल जो हैं दे आर फ्रॉम गोंडवाना एज, 200 मिलियन ईयर्स ओल्ड, एंड दैट इज़ वाई दे आर ऑफ बेटर क्वालिटी ब्यूटिमिनस टाइप। तो ये ध्यान रखना, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में टर्शियरी कोल है लिग्नाइट, और सेंट्रल इंडिया में गोंडवाना कोल है दैट इज ब्यूटिमिनस।
इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखे हैं. यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. The next article is taken from National Segment. It is about Narcotics, Drugs and Psychotropic Substance Act 1985, and this topic is important from our syllabus paper 3 Indian governance point of view. So सबसे पहले समझते हैं कि ये NDPS नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 है क्या. तो देखिए, इस एक्ट के हिसाब से अगर कोई भी इंसान ड्रग एब्यूज़ करता हुआ पाया जाता है, मतलब ड्रग्स की ट्रैफिकिंग करता हुआ पाया जाता है या फिर ड्रग्स को कंज्यूम करता हुआ पाया जाता है, तो उसको कानूनन सज़ा हो सकती है. मिनिमम सेंटेंस ऑफ 10 ईयर्स दैट कुड बी एक्सटेंडेड अप टू 20 ईयर्स. उसको फाइन भी चुकाना पड़ सकता है, मिनिमम फाइन ऑफ ₹1 लाख दैट कुड बी एक्सटेंडेड अप टू ₹2 लाख. अब थोड़ा टेक्निकलिटीज़ समझते हैं. अगर इस करंट न्यूज़ को समझना है हमें, तो इस NDPS एक्ट के थोड़े से टेक्निकलिटीज़ को समझना होगा. ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है. तो देखिए, NDPS एक्ट 1985 में लिखा है, उसके सेक्शन 2 सब क्लॉज 8A में लिखा है कि कौन कौन से एक्टिविटीज़ नार्कोटिक ऑफेंसेस माने जाएंगे. मतलब कौन कौन से काम आप अगर कर रहे हैं तो ये अपराध माना जाएगा. ये लिखा है सेक्शन 2 सब क्लॉज 8A में. और सेक्शन 27 में लिखा है कि सेक्शन 2 सब क्लॉज 8A में जो भी एक्टिविटीज़ लिखे गए हैं, अगर ये एक्टिविटी कोई करता हुआ इंसान पाया जाएगा तो उसको सज़ा दी जाएगी. ध्यान से समझिए, यहाँ पे बस एक्टिविटीज़ लिखी गई हैं. सेक्शन 2 सब क्लॉज 8A में एक्टिविटीज़ लिखी हैं कि ये एक्टिविटी, ये एक्टिविटी, ये एक्टिविटी, ये सब ऑफेंस है. और सेक्शन 27 में लिखा गया है कि इन सारे एक्टिविटीज़ के लिए क्या क्या पनिशमेंट है. तो मतलब सेक्शन 27A का इस्तेमाल किया जाता है पनिशमेंट देने के लिए, लेकिन कौन कौन से एक्टिविटीज़ पनिशेबल हैं वो एक्टिविटीज़ लिखी हैं सेक्शन 2 सब क्लॉज 8A में. अब 2014 में इस NDPS एक्ट में थोड़ा सा अमेंडमेंट लाया गया, चेंज लाया गया. चेंज लाने के पीछे का कारण भी समझिए कि NDPS एक्ट के कारण बहुत सारा जो जेन्युइन रिक्वायरमेंट होता था ड्रग्स का, नारकोटिक्स का फॉर मेडिकल पर्पसेस, वो भी ला पाना मुश्किल हो जाता था. हॉस्पिटल्स वगैरह में कभी कभार ज़रूरत पड़ती है एनेस्थीसिया की. उस एनेस्थीसिया में इन तरह के नारकोटिक ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है जो एक तरह से बैंड है फॉर कॉमन यूज, लेकिन मेडिकल पर्पसेस में उनका इस्तेमाल होता है. लेकिन चूंकि इतना कड़ाई हो चुका था, स्टेट में इसको ट्रांसपोर्ट करने पर पुलिस वाले पकड़ लेते थे, तो इन सब तकलीफ़ों के कारण ये मेडिकल पर्पसेस के लिए भी कई सारे साइकोट्रॉपिक ड्रग्स मिल नहीं पाते थे. तो इन सब तकलीफ़ों को ध्यान में रखते हुए 2014 में अमेंडमेंट लाया गया और अमेंडमेंट करके एक लिस्ट बनाई गई. उस लिस्ट का नाम रखा गया एसेंशियल नार्कोटिक ड्रग्स लिस्ट. और कह दिया गया अकॉर्डिंग टू दिस 2014 अमेंडमेंट कि ये जो एसेंशियल नार्कोटिक ड्रग्स वाला लिस्ट है, इस लिस्ट को में जो भी नार्कोटिक ड्रग्स रखे गए हैं, इनका अगर ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है तो स्टेट अथॉरिटीज़ यानी कि पुलिस उसको रोकेगी नहीं. मतलब मान लीजिए कि ये लिस्ट, मान लीजिए 10 आइटम का लिस्ट दिया गया है जो मेडिकल पर्पस के लिए नार्कोटिक ड्रग्स हैं, तो ये एक लिस्ट बनाई गई एसेंशियल नार्कोटिक ड्रग्स और बोला गया कि अगर इसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो भाई स्टेट अथॉरिटीज, स्टेट पुलिस उसमें कोई हिंड्रेंस नहीं देगी. ये पूरा का पूरा सेंटर का मामला है. तो अगर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, सेंटर के नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि नहीं इसमें कुछ गलत है तो वो रोकेगा, लेकिन स्टेट वाले नहीं रोक सकते. तो मुद्दा यह है कि 2014 में मेडिकल रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए एक एसेंशियल नारकोटिक लिस्ट रिलीज की गई. और ये एसेंशियल नारकोटिक लिस्ट कहाँ डाला गया ये ध्यान से समझिए. एसेंशियल नार्कोटिक लिस्ट डाल दिया गया सेक्शन 2 सब क्लॉज 8A में कि ये है एसेंशियल नार्कोटिक लिस्ट. और पहले से जो सेक्शन 2 सब क्लॉज 8A में नार्कोटिक ऑफेंसेस लिखे गए थे कि ये काम करने वाले लोगों को सज़ा मिलेगी, वो ऑफेंसेस डाल दिए गए सेक्शन 2 सब क्लॉज 8B में. लेकिन सेक्शन 27 में जहाँ पे लिखा था कि नार्कोटिक ऑफेंस करने वाले लोगों को सज़ा मिलेगी, उसमें लिखा रह गया सेक्शन 2 सब क्लॉज 8A. ये बात को बस ध्यान से समझ रहे, मतलब एक तरह से मिस्टेक हो गया ड्राफ्ट करते टाइम में. भाई जब आपने नार्कोटिक ऑफेंसेस को सेक्शन 8A से हटा करके सेक्शन 8B में डाल दिया है, तो यहाँ भी लिखिए ना कि सेक्शन 27 में कि सेक्शन 2 सब क्लॉज 8B में जो जो ऑफेंसेस लिखे गए हैं उसको करता हुआ अगर कोई इंसान पाया गया तो उसको सज़ा दी जाएगी. लेकिन इन्होंने यहाँ पे तो बदल दिया
सेक्शन 2A में तो डाल दिया एसेंशियल नारकोटिक ड्रग्स का नाम डाल दिया, और सेक्शन 2B में डाल दिया नारकोटिक ऑफेंसेस, और यहाँ सेक्शन 27 में ये सेक्शन 2 सब क्लॉज 8B लिखना भूल गए, सेक्शन 2 सब क्लॉज 8A लिख दिया इन्होंने। मुद्दा यह है कि जिन्होंने भी ड्राफ्ट किया, जो इन्होंने नया कानून बनाया 2014 में अमेंडमेंट करके, वहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ओवरसाइट हो गया, मतलब ध्यान से छूट गया, एकदम सरल शब्दों में कहा जाए तो। दे शुड हैव रिटन कि इनेबलिंग द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 27A टू चेंज द सेक्शन 2 सब क्लॉज 8A टू सेक्शन 2 सब क्लॉज 8B, लेकिन ये A को B करना वो भूल गए। तो इससे होगा क्या कि ये कानून जो है वो टेक्निकली इनऑपरेबल हो गया, नॉन फंक्शनल हो गया। आप लिखते हैं सेक्शन 27 में कि सेक्शन 2 सब क्लॉज 8A में जो जो ऑफेंसेस लिखे हैं उनको करता हुआ अगर कोई इंसान पाया गया तो उसको सज़ा मिलेगी, और सेक्शन 2 सब क्लॉज 8A में ऑफेंसेस लिखे ही हुए नहीं हैं, वो तो खाली है, क्योंकि वहाँ पे तो लिखा हुआ है एसेंशियल नारकोटिक ड्रग्स। तो यही हाईलाइट किया हाल फिलहाल में त्रिपुरा हाई कोर्ट ने कि भाई इस हिसाब से तो त्रिपुरा हाई कोर्ट डिस्कवर्ड कि इस हिसाब से तो इस ओवरसाइट या मिस्टेक के कारण तो जो नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 है, इट हैज़ अनइंटेंशनली बिकम इनऑपरेबल, तो इसको चेंज किया जाए। तो इसी कारण से ये न्यूज़ में था, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये न्यूज़ आपसे पूछा जाएगा। एट बेस्ट आपको क्या याद रखना है, एट मैक्स आपको क्या याद रखना है वो ध्यान से समझिए। इतना कॉम्प्लेक्स न्यूज़ है, ये आपको ध्यान नहीं रखना है। सब क्लॉज 8A सब क्लॉज 8B वो ध्यान नहीं रखना है। ड्रग ट्रैफिकिंग पे सवाल आ सकता है मेंस में कि ड्रग ट्रैफिकिंग एक मीनेंस है, उसके लिए क्या करा जाना चाहिए। वहां पे आपको जरूर लिखना है कि सरकार एक कानून लेकर के आई है, नेशनल ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, जिसके हिसाब से ड्रग एब्यूज इज अ पनिशेबल ऑफेंस, ये मत भूलना। तो इतना ही बस मुझे आपको बताना था कि एक कानून है नेशनल ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, जिसके हिसाब से कोई भी ड्रग अब्यूज़ करता है तो उसको 10 साल से लेकर के 20 साल तक की सज़ा हो सकती है। यही बात आपको बतानी थी, वही एग्जाम में काम आएगा मेंस में, उसी को याद रखना। ये हाल फिलहाल की कहानी कि 8A के जगह पे 8B लिख दिया और ये सब ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, बट आई जस्ट टोल्ड यू इन ऑर्डर टू मेक यू नो कि व्हाट हैपेंड रिसेंटली। हाँ, पीटी में इस तरह का सवाल जरूर आ सकता है, 2014 अमेंडमेंट में क्या चेंजेस लाए गए हैं, मेडिसिनल यूज के लिए लाया गया है और स्टेट अथॉरिटीज़ के हाथ से पावर छीन लिए गए, उसके बेसिस पे पीटी में सवाल जरूर बन सकता है। तो इसी तरीके का सवाल हमने यहाँ बना करके आपको दिया है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन. The next article is taken from Science and Technology segment. It is about sickle cell anemia and this topic is important from our syllabus paper 4 Science and Technology point of view. सबसे पहले करंट न्यूज समझते हैं. देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने हाल फिलहाल में सेकेंड नेशनल सिकल सेल कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज कराया था. दिस वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन सिकल सेल डिजीज डे दैट इज ऑब्जर्व्ड ऑन 19 जून 2021 एवरी ईयर. अब ये याद करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज तो याद करते करते पागल हो जाओगे कि सिकल सेल डे कौन दिन किस दिन होता है, तो ये दिन कौन से दिन होता है, इतना याद करोगे तो पागल हो जाओगे. डोंट कीप दैट इन माइंड. बस इतना ध्यान रखना है, हमें इस आर्टिकल की मदद से समझना है कि ये सिकल सेल अनीमिया होते क्या हैं. देखिए, सिकल सेल होता क्या है कि देखिए, हमारे ब्लड जो लिक्विड है ब्लड के अंदर इस तरह के आरबीसी होते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं, इस तरह के डोनट शेप के या गोल गोल कहिए आप, काफ़ी बढ़िया गोलाकार शेप में होते हैं हमारे आरबीसीज, डोनट शेप के. लेकिन कभी कभार होता क्या है कि जो लोग भी सिकल सेल बीमारी से ग्रसित होते हैं उन लोगों के जो आरबीसी होते हैं वो इस तरह के सिकल टाइप के हो जाते हैं, हाफ मून टाइप के हो जाते हैं या क्रिसेंट टाइप हो जाते हैं. सिकल आई होप आप समझते होंगे, जिसे खेतों में कटाई होती है, तो सिकल टाइप हो जाता है उनका आरबीसी, ब्लड का ये जो ब्लड सेल है वो सिकल टाइप हो जाता है. और सिकल टाइप इस तरह का हो जाता है. नॉर्मल ब्लड आरबीसी इस तरह का होगा, गोल डोनट टाइप गोलाकार. लेकिन सिकल सेल एनीमिया से जो लोग शिकार होंगे उनका ब्लड आरबीसी इस तरह का हो जाएगा, सिकल सेल टाइप हो जाएगा. और सिकल सेल टाइप आरबीसी होने से होता क्या है कि ये जो आरबीसी सेल है ये अपनी फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म कर देता है. ये मतलब अब फ्लेक्सिबल नहीं रहता, ये बहुत रिजिड हो जाता है, हार्ड हो जाता है. इस तरह से जब गोलाकार शेप में होता है तो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन जब ये सिकल सेल का हो जाता है तो हार्ड हो जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी इसकी ख़त्म हो जाती है. और फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो जाने के कारण होता क्या है कि जब हमारी ये ब्लड वेसल में चलता है,
नसों में, ये ब्लड वेसल्स में चलता है, तो फिर ये हार्ड होने के कारण, फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो जाने के कारण ये कभी कभार फंस जाता है और ब्लड सप्लाई को बहुत हद तक कम कर देता है। नॉर्मली जो हमारा आरबीसी है ये फ्लेक्सिबल है, डोनट टाइप का है, तो आराम से मूव कर जाता है हमारे ब्लड वेसल में, क्योंकि फ्लेक्सिबल है ना, प्लास्टिक टाइप का है। लेकिन ये जब हार्ड हो गया है, प्लास्टिसिटी लूज कर दी, इसने फ्लेक्सिबिलिटी लूज कर दी है, तो कभी कभार हमारे ब्लड वेसल में अटक जाता है और ब्लड वेसल में अटकने के कारण ब्लड फ्लो को काफ़ी हद तक कम कर देता है और ब्लड फ्लो कम होने के कारण हमें एनीमिया महसूस होता है। एनीमिया मतलब अ काइंड ऑफ वीकनेस, डिक्रीज्ड हेमोग्लोबिन या आरबीसी। तो नॉर्मली जब ब्लड फ्लो कम होगा तो हमारे शरीर के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स आरबीसी की कमी होगी, हेमोग्लोबिन की कमी होगी, एंड व्हेन देयर इज लेसर अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन एज कंपेयर टू नॉर्मल रिक्वायरमेंट, देन इट इज सेड दैट वी आर सफरिंग अनीमिया। अनीमिया से होता क्या है, वी फील फटीग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, हेयर लॉस, ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं व्हेन वी आर एनेमिक। तो ये होता है सिकल सेल एनीमिया। हमारे ब्लड सेल्स जो हैं वो अलग तरीके के हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, प्लास्टिसिटी लूज़ कर जाते हैं और इस कारण से ब्लड वेसल के अंदर कहीं कहीं पे वो थोड़ा सा फंस जाते हैं और इस कारण से ब्लड सप्लाई कम हो जाता है। ब्लड सप्लाई कम होने के कारण ओवरऑल हमारे बॉडी के अंदर हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। हेमोग्लोबिन कमी होने के कारण वी बिकम एनेमिक। एनेमिक होने के कारण इट लीड्स टू फटीग एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। अब सिकल सेल डिजीज़ की अगर बात की जाए तो ज़्यादातर ये जो सिकल सेल डिजीज़ है ये ट्राइबल पॉपुलेशंस के अंदर देखा जाता है, इंडिया के अंदर, खासकर सेंट्रल इंडिया में। ये जो बेल्ट मैंने यहाँ पे दिखाया है, खासकर झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या उड़ीसा वाला बेल्ट दिखाया, यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया खासकर ट्राइबल पॉपुलेशंस में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और ये इसका कारण तो ये हो सकता है, सिकल सेल एनीमिया होने का कारण हो सकता है पुअर न्यूट्रिशन। उसके अलावा सिकल सेल अनीमिया जो है एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर भी है, माँ बाप से बच्चों में पास होता रहता है और इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर ये ज़्यादा है। इसी कारण से ट्राइबल्स के अंदर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होता रहता है और ट्राइबल्स के अंदर ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखी जाती है, स्पेशली ट्राइबल्स ऑफ सेंट्रल इंडिया। The next article is taken from Assam segment. It is about conservation of endangered turtles in Assam. This topic is important from our syllabus paper 6 Assam issues point of view. सबसे पहले समझते हैं अबाउट ब्लैक सॉफ्ट सेल टर्टल्स। तो ये जो ब्लैक सॉफ्ट सेल टर्टल्स हैं ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिस्टेड हैं इन IUCN रेड डाटा बुक। दे वर कंसिडर टू बी एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। माना जा रहा था कि ये पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं नेचुरल तरीके से, थोड़े बहुत प्रोटेक्टेड रीजन में बचे हुए। लेकिन हाँ, हाल फिलहाल में इनको देखा गया है ब्रह्मपुत्रा वैली के या ब्रह्मपुत्रा ड्रेनेज सिस्टम में कहीं कहीं इनको वाइल्ड तरीके से भी पाया गया। अदरवाइज दे वर कंसिडर टू बी एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। और शायद से यही कारण है कि दे हैव बीन नॉट गिवन एनी लीगल प्रोटेक्शन अंडर इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 बिकॉज दे वर कंसिडर्ड एक्सटेंट इन द वाइल्ड, ख़त्म हो चुके हैं। तो ये देखो, इस तरह का आपने टर्टल देखा होगा कहीं ना कहीं, ब्लैक सॉफ्ट सेल टर्टल। ये टर्टल ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, आपको मंदिरों के पॉन्ड्स में। आपने देखा होगा कि जितने भी हिंदू जो मंदिर होते हैं वहाँ पे पॉन्ड्स होते हैं इन जनरल, पॉन्ड्स में इस तरह के टर्टल्स दिखते होंगे आपको। ये टर्टल्स ज़्यादातर आपको मंदिरों के पॉन्ड्स में ही दिखते हैं, अदरवाइज दे आर कंसिडर टू बी एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। वो बात अलग है कि हाल फिलहाल में थोड़े बहुत ब्रह्मपुत्रा ड्रेनेज सिस्टम में इनको वाइल्ड में भी देखा गया, बट ज़्यादातर ये मंदिरों में, हिंदू मंदिरों में आपको इस तरह के ब्लैक सॉफ्ट सेल टर्टल्स दिखेंगे एंड दे आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड। अब करंट न्यूज़ क्या है, तो असम के अंदर जो बहुत ही पॉपुलर हिंदू टेम्पल है हायाग्रीवा माधव टेम्पल, इसने एक MOU या एक एग्रीमेंट साइन किया है 2 NGOs के साथ प्लस कामरूप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इन ऑर्डर टू कंजर्व दीज ब्लैक सॉफ्ट सेल टर्टल। चूँकि हायाग्रीवा माधव टेम्पल के पॉन्ड के अंदर भी इस तरह के कुछ टर्टल्स पाए जाते हैं और उनको वहाँ की जो अथॉरिटीज़ हैं हायाग्रीवा माधव टेम्पल को, उनको लगा कि इन टर्टल्स को बचाना चाहिए। इस कारण से इन्होंने अग्रीमेंट साइन किया इन 2 NGOs के साथ। ये 2 NGO जो इन्वायरमेंट से जुड़े हुए हैं, एक है टर्टल सर्वाइवल अलायंस इंडिया और दूसरा है हेल्प अर्थ, इनके साथ इन्होंने अग्रीमेंट साइन किया। प्लस कामरूप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी उन्होंने अग्रीमेंट साइन किया है ताकि इन दोनों इस तरह के टर्टल्स को बचाया जा सके। ये जो टर्टल सर्वाइवल अलायंस इंडिया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल NGO है। इसको क्रिएट किया था IUCN ने इन 2001 और इसको क्रिएट करने के पीछे मेन कारण था एशिया के अंदर टर्टल्स के पॉपुलेशन का लगातार गिरना और उसके पीछे कारण था चाइनीज़ मार्केट में इनका कंजम्पशन। चाइना में लोग टर्टल खूब खाते हैं
और चाइनीज़ मार्केट में इनका बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट था। इसी कारण से इलीगल तरीके से ट्रैफिकिंग हो रहे थे एशियन टर्टल्स, और एशियन टर्टल्स की पॉपुलेशन लगातार गिर रही थी, और इस कारण से इसको नाम दिया गया एशियन टर्टल क्राइसिस। और एशियन टर्टल क्राइसिस को रोकने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, एनजीओ बनाया गया, टर्टल सर्वाइवल अलायंस इंडिया, दैट वाज क्रिएटेड बाय IUCN। और ये जो हायाग्रीवा माधवा टेम्पल है इसके बारे में भी देख लेते हैं, जिसके टेम्पल कंपाउंड में इस तरह के ब्लैक सॉफ्ट सेल टर्टल्स मिलते हैं इसके पॉन्ड में, और जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया है इन दोनों इंटरनेशनल एनजीओ के साथ। तो इस टेम्पल के बारे में समझते हैं। दिस टेम्पल इज लोकेटेड एट हजो, आपको पता ही होगा, लगभग गुवाहाटी से 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पे है, और माना जाता है कि इट हैज़ बीन क्रिएटेड बाय पालास or during the Pala period between somewhere 10th to 12th century AD. This temple is dedicated to Lord Vishnu and is popularly known as Hayagriva Madhava. और ये जो टेम्पल है या ये जो एरिया है हजो, दिस इज कंसिडर्ड टू बी इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ हिंदूज एज वेल एज बुद्धिस्ट। हिंदूज के लिए तो इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ दिस हायाग्रीवा माधवा टेम्पल। उसके अलावा बुद्धिस्ट लोगों का, कुछ बुद्धिस्ट का ऐसा मानना है कि बुद्धा की डेथ, महापरिनिर्वाण यहीं हुई थी, नॉट इन कुशीनगर। बहुत कम बुद्धिस्ट हैं, ज़्यादातर तो ये मानते हैं कुशीनगर में उनकी डेथ हुई थी, महापरिनिर्वाण हुआ था। लेकिन कुछ बुद्धिस्ट ये भी मानते हैं कि बुद्धा का महापरिनिर्वाण या डेथ हजो में हुआ था, और इस कारण से बुद्धिस्ट लोगों के लिए भी ये एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन है। In our segment most probable prelims topics for upcoming UPSC, today we'll cover topic number 336 to 340. Topic number 336 is about Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana. It is a pension scheme announced by the Government of India exclusively for senior citizens aged 60 years or above. The investment limit is rupees 15 lakh per senior citizen. The scheme also allows for a premature exit for the treatment of any critical or terminal illness of self or spouse. On such premature exit, 98% of the purchase price shall be refunded. Please attempt this question based on topic number 336. Topic number 337 is about Soil Health Card Scheme. It is a Government of India's scheme promoted by Department of Agriculture and Cooperation under Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. Under this scheme, a soil health card is printed, which is a report that farmers will be handed over for each of their land holding. It contains a status of their soil with respect to 12 parameters. जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं NPK, उसके अलावा सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स लाइक जिंक, आयरन, कॉपर, मैंगनीज या फिर बोरोन, उसके अलावा पीएच फैक्टर बताया जाता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बताई जाती है, ऑर्गेनिक कार्बन कितना है सॉइल में ये भी बताया जाता है। उसके अलावा फिजिकल पैरामीटर्स की देखने में ब्राउन है या रेड है वो भी बताया जाता है फार्मर्स को थ्रू देयर सॉइल हेल्थ कार्ड। Please attempt this question based on topic number 337. Topic number 338 is about Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana. It is a welfare measure being implemented by Employees State Insurance Corporation. It offers cash compensation to insured persons when they are rendered unemployed. Under this scheme, the scheme provides relief to the extent of 50% of the average per day earning during the previous 4 contribution period to be paid up to maximum 90 days of the unemployment once in lifetime of the इंश्योर्ड पर्सन। सरल शब्दों में कहें तो भाई जितना आपकी सैलरी मिल रही थी उसका 50% तक आपको 90 दिनों के लिए सैलरी मिलेगा अगर आपकी नौकरी चली जाती है। तो अगर आपने इस अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के अंतर्गत इंश्योरेंस लिया है तो। Please attempt this question based on topic number 338. Topic number 339 is about Raisina Dialogue. It is hosted by Observer Research Foundation in collaboration with Ministry of External Affairs. Theme of 2020 conference was 21 at the rate 20 navigating alpha century. ये थीम 2020 का थीम याद मत करो, लेकिन इतना याद रखो कि रायसीना डायलॉग हर साल कराता कौन है? ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 339. टॉपिक नंबर 340 is about Gobardhan scheme. So Ministry of Drinking Water and Sanitation has launched Gobardhan scheme. The scheme is being implemented as a part of Swachh Bharat Mission Gramin component. Swachh Bharat Mission Gramin component comprises 2 main components for creating clean villages, creating open defecation free villages and managing solid and liquid waste in villages area, known as open defecation free plus scheme. So Gobardhan scheme comes under ODF plus scheme and it focuses on keeping villages clean, increasing the income of rural households and generation of energy from cattle waste, and that is why it is considered to be an important element of ODF plus strategy. Please attempt this question based on topic number 340.
This is the answer of question number 331 to 335 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. एम योगा ऐप वॉज लॉन्च्ड ऑन इंटरनेशनल योगा डे टू प्रमोट योगा. एब्सोल्युटली करेक्ट. इट वॉज डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर. दिस इज रॉन्ग. इट वॉज डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, वन ओनली. 8888 revolution belongs to option B, Myanmar. Monoclonal antibodies, they are man-made proteins that act as human antibodies. Absolutely correct. They are cheap to produce. No, it is wrong. They are very costly. The correct answer is option A, one only. Which of the following states in India has all the three species of reptiles? Gharial, Magar and saltwater crocodile. The correct answer is option B, Orissa. That's all from our side for today. Thanks for watching.